मित्रों नमः संस्कृताय। मिथिलेश हरदेनिया के साथ जुड़ रहे हैं आप एक अगले पीरियड में। कल मित्रों समास पढ़े थे। कल समास के बारे में आपको समझाया कि समास है क्या, संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, समसनम समासः, इसकी परिभाषा बताई थी आपको। और यदि समास शब्द की बात करें तो मित्रों समपूर्वक अस धातु घञ् प्रत्यय मिलके समास शब्द की उत्पत्ति होती है। समास के बारे में और भी चीज़ें आपको बताएं, भेद बताए, समास के कितने भेद होते हैं, 4 कब होते हैं, 6 कब होते हैं, वो जो 2 हैं वो किसके उपभेद हैं, ये चर्चा कल कर ली थी। सबके सूत्र कल लिख दिए थे बोर्ड पे, अव्ययी भाव के, तत्पुरुष के। आपको एक बहुत अच्छा सूत्र दिया था आपके तयदद्दा, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु और द्वंद्व। कल और भी चर्चा कर ली थी कि तत्पुरुष के और कौन से भेद होते हैं। ट्रिक भी आपको बता दी थी कि आपको कैसे याद करना है। आपको गृहकार भी दिया था कि आपको अव्यय पढ़ना है, अव्यय के बाद अगर तत्पुरुष पढ़ना है तो कारक पढ़ने होंगे या विभक्तियाँ पढ़नी होंगी। इसके बाद अगर बहुब्रीहि पढ़ना है तो योग रूढ़ शब्द आने चाहिए, जो हिंदी में हम आपको बताएंगे। इसके बाद अगर द्विगु या द्वंद्व, तो द्विगु में संख्यावाची शब्द आपको आने चाहिए, समूह आना चाहिए, वहाँ संख्या से संबंधित समूह होना चाहिए। और द्वंद्व में द्वंद्व भाव हो, किसको हम ज़्यादा कह दें किसको कम कह दें, मतलब युग्म पद या विपरीत पद या समान पद, जो ऐसे 2 पद आते हैं वो द्वंद्व में जाते हैं। मित्रों इतने से हमें नहीं लगता कि चलेगा, तो आज का पीरियड हम और समास में लेंगे। तो समास के सभी उदाहरण हम आपको बताना चाहते हैं। पीछे आप बोर्ड में देख रहे हैं कि अव्ययी भाव के उदाहरण अभी लिखे हुए हैं, ऐसे हम आपको और भी बहुत सारे उदाहरण लिख देंगे। मित्रों यहाँ जो अव्ययी भाव समास है, तो अभी तक जितनी मैंने संस्कृत पढ़ी है उस संस्कृत का सबसे बड़ा सूत्र मुझे अव्ययी भाव समास का ही मिला है। 2.5 पंक्ति का या 2.5 लाइन का एक शब्द है या एक सूत्र है। तो मित्रों वो तो मुझे भी याद नहीं है, आपको भी याद नहीं करना है। उससे संबंधित जो कुछ उदाहरण हैं वो हमने यहाँ लिखे हुए हैं, जिससे आपका काम चल जाएगा, चल नहीं जाएगा बल्कि दौड़ जाएगा। तो वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। सूत्र जो है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यधिर यथार्थ भावात्ययासम प्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद यथानुपूर्व योग्य पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। इस तरह से लिखा गया है मित्रों। इसका मतलब है कि जो विभक्ति है, सामीप्य है, समृद्धि है, वृद्धि है, वृद्धि मीन्स रिद्धि का भाव होता है, तो जो वृद्धि है, अर्थाभाव है, अत्यय है, अत्यय मतलब अतीत होना, बीत जाना, असंप्रति है, असंप्रति मतलब वर्तमान काल में युक्त ना हो जो, क्योंकि संप्रति मीन्स होता है वर्तमान। आपने जब समाचार सुने होंगे ना टीवी में संस्कृत में, तो उसमें कहते हैं कि संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम। अब आप समाचार सुने, संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम, संप्रति मीन्स अब, वर्तमान समय में। तो वर्तमान, तो असंप्रति जो वर्तमान में ना हो वो असंप्रति कहलाता है। इस तरह से और भी है इसमें। प्रादुर्भाव है, किसी चीज़ का प्रादुर्भाव, नया जन्म हुआ हो, वो प्रादुर्भाव कहलाता है। सादृश्य है, संपत्ति है, साकल्य है, साकल्य मतलब संपूर्णता होता है। इन अर्थों में ये शब्द जब अंत में हो, पश्चात, अत्यय, अभाव, वृद्धि, समृद्धि, समीप, अगर ये अंत में हो तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ये सूत्र ऐसा कहता है। तो इस सूत्र को हमने बताने का प्रयास इसलिए आपको नहीं किया, यहाँ लिखने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि उसको कोई सीख पाता नहीं है। और जब सीख नहीं पाता तो उसका क्या मतलब, उसको हमने आपको समझा दिया, आपने सुन लिया, इतना पर्याप्त है। उससे संबंधित जो उदाहरण हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक एक उदाहरण को हम आपको अभी समझा देंगे। जैसे पहला इसमें है समृद्धि। आप देखिए पहले समृद्धि, तो समृद्धि का उदाहरण यहाँ पर ये है, सुमंद्रम, मद्रा नाम समृद्धि। समीप का उदाहरण ये है, वृद्धि का ये है, मचका नाम का ये है। तो इस तरह से आपको उदाहरण याद कर लेना है। पहला उदाहरण आप देख रहे हैं, अधिहरि। अधिहरि मतलब हरऊ इति। मित्रों ये उदाहरण क्यों हमने लिखे, ये सभी शब्द जितने इस सूत्र में हैं, जो हमने आपको अभी सूत्र सुनाया, 2.5 लाइन का एक सूत्र है, वो बहुत बड़ा सूत्र हो जाता है। तो उसमें ये शब्द समाहित हैं, इसलिए उन सब का एक एक उदाहरण हमने आपके सामने लिखा हुआ है। यहाँ देखिए अधिहरि है, अधिहरि में हरऊ इति लिखा है।
हरऊ इति, तो ध्यान रखिए कि जहां अधि शब्द आए पहले तो उसका जो विच्छेद होगा वो इति में होगा, और जो हरि है उसका द्विवचन हो जाएगा। जैसे रामः रामऊ, ऐसे हरि का जो द्विवचन में रूप बनता है वो हरऊ बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी अधि लग के शब्द आएंगे तो उनका विच्छेद इस तरह से किया जाएगा। मित्रों फिर उपगंगम है। उपगंगम में देखिए गंगा या समीपम, तो ध्यान रखिए कि जहां उप शब्द लगा हो, उप शब्द समीपता के लिए होता है। मित्रों अभी जो वर्ग 1 का टेस्ट हुआ अंग्रेजी का, और अंग्रेजी का आपको मालूम है कि टेस्ट दोबारा हुआ था। एक बार हुआ पहले, उसमें कोई समस्या आ गई तो दोबारा से टेस्ट हुआ, और जब दोबारा से टेस्ट हुआ तो उसमें उप शब्द को पूछा गया था कि उप शब्द का अर्थ है निकटता के लिए। इस तरह से 4 ऑप्शन थे, तो उसमें निकटता के लिए ऑप्शन सही था। अभी वर्ग 1 में जस्ट कुछ दिन पहले, जो 2.5 साल हो गए, 2.5 साल पहले जो हुआ था, उसमें ये आया है उप। तो कहीं भी उप शब्द पूछे तो उसका समीपता से अर्थ होता है। जैसे उप मुख्यमंत्री, तो जो मुख्यमंत्री के समीप हो, उपराज्यपाल जो राज्यपाल के समीप हो, उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के समीप हो, समीपता से तात्पर्य होता है। तो मित्रों जहां भी आपको समास में उप लगा देखे उदाहरण में, तो उसका समास विग्रह आप कैसे करेंगे? समीपता के रूप में करेंगे। उपगंगम है तो गंगा या समीपम। अगला देखें आप सुमंद्रम, यहां पर सुमंद्रम लिखा हुआ है तो सु लगा हुआ है, तो यहां समृद्धि से तात्पर्य होता है। तो मद्राणाम समृद्धि, मद्रवासी जो है, मद्र एक देश है जिसे हम मद्रास बोलते हैं। मित्रों हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। अब वो अर्थ हमें पता है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द होते हैं। तो अधिकतर सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द बहुत कम होते हैं। तो मद्रास उसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मद्रवासियों का देश है। समुद्र के किनारे को हम मद्रवासी बोलते हैं, तो मद्रवासियों का जो देश है उसे मद्रास कहते हैं। जैसे नाडु होता है मित्रों, नाडु मीन्स प्रदेश होता है, तो जो तमिलों का नाडु है वो तमिलनाडु है। तो जहां भी सु लगा हो वहां हम जो समास विग्रह करेंगे वो समृद्धि के रूप में करेंगे। ध्यान रखिएगा, मंद्रम से मद्रानाम और सु का समृद्धि। अगला है देखिए दुर्यवनम, तो यवना नाम वृद्धि। यवना नाम, वैसे यवन शब्द का जो प्रयोग मिलता है, अंबिका दत्त व्यास जी की एक बहुत प्रसिद्ध रचना है शिवराज विजय। तो शिवराज विजय में उन्होंने यवन शब्द का जो प्रयोग किया है वो इस्लाम के लिए किया है या मुगलों के लिए किया है। जो भी उस समय जिनका शासन हो, मुगलों का शासन था, तो शिवाजी के समय तो शिवराज विजय में जो यवन शब्द मिलता है वो मुगलों के लिए मिलता है। तो यवना नाम वृद्धि, वृद्धि शब्द का अर्थ होता है दुर्गति। तो मित्रों ध्यान आपको क्या रखना है कि जहाँ दुर शब्द लगा हो वहाँ वृद्धि के रूप में विग्रह होगा। अगला देखिए निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम में निर लगा है। ये कल हम चर्चा कर चुके थे, आपको याद है कल चर्चा की थी मैंने कि जहाँ भी उपसर्ग लगा हो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। और ना सिर्फ उपसर्ग बल्कि अव्यय, अव्यय मतलब जिनके रूप नहीं चलते, सु औ जस निस निर दुर दुस वी आंग प्रा परा अप सम, तो ये तो उपसर्ग हुए। क्रिया विशेषण चादी, बहुत सारे अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास वही होता है जिसका प्रथम पद अव्यय होता है। और यही आपको होमवर्क दिया था कि कल आप अव्यय पढ़िएगा घर में। अव्यय मैं भी पढ़ाऊंगा, लेकिन वो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। संधि के बाद हमने समास उठा लिया है। अगर हम आपको अव्यय पहले पढ़ाते तो और स्पष्ट आपको हो जाता, लेकिन हमने क्यों नहीं उठाया? क्योंकि ये मुख्य टॉपिक है। संधि और समास पहले करवा दें, इसके बाद फिर ये साइड में आपको करवा देते हैं। ठीक है, तो आप घर में निश्चित तौर पे देख लिया होगा आपने, तो वहाँ और आप वैसे भी देख रहे हैं यहाँ पर कि अधि क्या है, एक उपसर्ग है। उप देखिए एक उपसर्ग है, सु उपसर्ग है, दुर उपसर्ग है, निर उपसर्ग है, अति उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है या अव्यय है, सा अव्यय है, आ प्रति यथा ये सब अव्यय है। तो अव्ययी भाव समास के शब्द अपने आप में चिल्लाएंगे कि हम अव्ययी भाव हैं। इस तरह से समास पढ़ना है मित्रों। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान से तो आपने बहुत पढ़े हैं, आज तक समझ में नहीं आए होंगे। हम भी खूब प्रधानता से पढ़ते थे, जब तक हमने पढ़ा, दूसरों ने हमें पढ़ाया, हमें आज तक समझ में नहीं आया। जब हम पढ़ाने लगे तब हमें समझ में आया कि इनको कैसे सरल बनाया जाए, कैसे पढ़ा जाए जिससे ये समझ में आए समास। तब हमने उसका अध्ययन किया और तब उसको विभिन्न किताबों से पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर याद रखा कि इसको कैसे वास्तव में अव्ययी भाव है क्या।
तो अव्यय का भाव हो जिसमें, वो अव्ययी भाव है। जिसका प्रथम पद अव्यय हो वो अव्ययी भाव है। तो सब में प्रथम पद अव्यय है। तो पहचानना तो बड़ा सरल है, बहुत आसान है पहचानना अव्ययी भाव, क्योंकि पहला देख लें आप, अव्यय पढ़ लें, अव्यय के शब्द कोई ज़्यादा नहीं है, 22 उपसर्ग पढ़ लें और बाकी मुश्किल से 14, 15, 20 शब्द आप और पढ़ लें अव्यय में, इतने से ही परीक्षा में प्रश्न आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे आप पहचान जाएंगे। अब आपको लगेगा कि 22 शब्द वो और वो, तो इतने सारे 40-50 शब्द कैसे रटेंगे? मित्रों ध्यान रखिएगा, रटा नहीं जाता कभी भी। जैसे मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ तो क्लास में जितने भी मेरे 100-150 बच्चे होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, प्रतियोगी होते हैं, उनके मैं किसी के भी नाम नहीं जानता हूँ, मुझे किसी के नाम नहीं आते, क्योंकि मेरा उनके नाम से कोई सरोकार नहीं है। मैं क्लास में आया, मैंने पढ़ाया और उन्हें पढ़ा और बस चले गए। मुझे क्या करना किसी के नाम से? लेकिन मैं बाई फेस परिचित रहता हूँ, मुझे फेस याद रहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, इस कोचिंग का है। और मित्रों 4, 6, 10 लोग अलग अलग कोचिंग के मिल जाएं तो भी नहीं बता पाऊंगा कि ये किस कोचिंग का, क्योंकि मेरा काम सुबह 6 बजे से लेके और रात को 10 बजे तक पढ़ाने का था। बहुत सारे चेहरे देखते हैं, हजारों स्टूडेंट एक दिन में पढ़ते हैं, तो मुझे नाम किसी के याद नहीं रहते। अब मित्रों आप सोच रहे होंगे कि ये चर्चा क्यों की? ये इसलिए की कि जो काउंटर में बैठता है लड़का फीस लेने के लिए कोचिंग में, एक कोचिंग में दिन भर बैच चलते हैं और अगर 1000 स्टूडेंट है एक कोचिंग में, स्टूडेंट्स हैं, तो सोचिए कि उसको हजारों लड़कों के नाम याद होते हैं जो काउंटर में बैठता है। अगर आप उससे पूछ लें कि रामेश्वर पटेल है क्या, तो वो बता देगा कि रामेश्वर पटेल इस बैच का लड़का है और इतना है, उसकी इतनी फीस। अब आप उससे कहो कि 1000 लड़कों के नाम गिनाओ, क्रम से बताओ, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। 1000 लड़कों के नाम नहीं बता पाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि रामेश्वर पटेल है क्या, रोहिणी है क्या, मिथिलेश है क्या, तो वो बता देगा कि है और इस बैच में है। वही मेरा कहने का मतलब है कि 22 उपसर्ग हैं और 22 उपसर्ग आपको उंगलियों में कोई नहीं पूछने वाला कि 22 उपसर्ग सुनाओ या आप 40-50 अव्यय के शब्द सुनाओ, कोई नहीं पूछेगा आपसे। बस इतना उनको पढ़ लें कि आप पहचान सकें, रामू, श्यामू, मोहन, राखी, इनको आप इतना पहचान लें कि ये कहीं मिल जाएं तो आप पहचान सकें कि ये है रामू, ये श्यामू। और नहीं पहचान सके रामू श्यामू तो ये तो बता दें कि ये अव्यय है या नहीं। 4, 6, 10 बार आप उनको पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे कि ये शब्द अव्यय है। अव्यय होते कैसे हैं? ऐसे ही तो होते हैं, अधि, उप, सु, दुर, निर, अति, अनु, सच, सा, आ, प्रति, यथा, ऐसे ही होते हैं अव्यय। तो अव्ययी भाव पहचानना बहुत आसान है, बस कठिन क्या है? समास विग्रह करना। तो विग्रह करने के लिए ये आपको सीखना पड़ेगा कि यदि अधि है तो यहाँ इति से होगा, अगर उप लगा है तो समीपम से होगा समास विग्रह, अगर सु है तो समृद्धि से होगा, दू लगा है तो वृद्धि से होगा, निर अभाव के लिए होगा, अति अत्यया के लिए होगा। वैसे अत्यया शब्द का अर्थ मित्रों नाश होता है, विनाशता से। अति हिमम मतलब हिमस अत्यया, हिम का नाश, अति से अधिकता नहीं यहाँ समझा जाए, अति हिमम से तात्पर्य विनाश से है। अनु विष्णु, विष्णु पश्चात, पश्चात में होगा अगर अनु लगा है। सा लगा है तो युगपत मतलब योग जुड़ा हुआ है, चक्रण के साथ है, सचक्रण। आमरणात तो आ मित्रों जहाँ भी लगा हो तो आ अलग कर देना है और मरणात अलग कर देना है। आ का अर्थ यहाँ तक होता है, मरणात मतलब मरने तक, आमरणात मतलब मरने तक। प्रतिदिनम जहाँ प्रति लगा हो तो आपको दिनम दिनम 2 बार लिख देना है। यथाशक्ति तो शक्ति अनतिक्रम मतलब अनुरूप, शक्ति के अनुरूप, वो यथाशक्ति हो गया। इस तरह से मित्रों आपने ये अव्ययी भाव देख लिए। अब यहाँ बहुब्रीहि के उदाहरण लिखेंगे तो बहुब्रीहि के आप देखेंगे कि बहुब्रीहि में कौन से उदाहरण आएंगे। मित्रों ये बहुब्रीहि के उदाहरण है। बहुब्रीहि के उदाहरण में आप देख रहे हैं कि ये भेद लिखे हुए हैं, सभी समास के कोई ना कोई भेद है। आप यहाँ देख रहे हैं समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग और व्यतिहार, ये 4 भेद हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि समानाधिकरण और व्यधिकरण तो तत्पुरुष के भेद भी हैं, तो ध्यान रखिएगा मित्रों कि तत्पुरुष में भी समानाधिकरण व्यधिकरण है, उसके मात्र 2 ही भेद हैं और बहुब्रीहि के 4 भेद होते हैं। उन 4 भेदों में है समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्ययोग और व्यतिहार। इसमें से जो समानाधिकरण है, देखिए ये नीले कलर से लिखा हुआ है समान विभक्ति,
बहुत आसान तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। आपने अभी इतना समास को नहीं पढ़ा होगा, जितनी हमने संधि पढ़ाई उतनी संधि नहीं पढ़ी थी आपने अभी तक। ऐसे ही समास को आपने इतना कभी नहीं पढ़ा। तो थोड़ा सा प्रयास करें, थोड़ी सी कठिनता महसूस हो सकती है, लेकिन मित्रों आप पूर्णता की ओर जा रहे हैं। जो हमें ज्ञात नहीं है, आप उस ज्ञात की ओर जा रहे हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर जा रहे हैं आप। और वही अध्ययन का सिद्धांत है कि जो हमें नहीं आता वो आना चाहिए। समानाधिकरण में समान विभक्ति होती है, व्यधिकरण में भिन्न विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। तुल्य योग में तृतीयांत के साथ सह का योग होता है और व्यतिहार में युद्ध का बोध होता है। अब इनको और समझते हैं। समानाधिकरण में समान विभक्ति। मित्रों आपने पहले रूप याद किए होंगे, ऐसा नहीं है कि संस्कृत बिल्कुल शून्य है आपकी। मुझे अपेक्षा है कि कुछ रूप तो आपने याद किए ही होंगे। रूप मैं भी याद करवाऊंगा और एक बैच में या 2 पीरियड या 3 पीरियड में आपको 400 से 500 शब्दों के रूप याद हो जाएंगे, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएंगे। केवल एक स्ट्रक्चर याद करना है आपको। कह कम केन काय कात कस्य, कह कंकेन काय कात कस्य के, ये विभक्ति है। तो कह कम केन काय कात कस्य के। कह मतलब रामः या बालकः, कम रामम या बालकम, केन रामेण या बालकेन, कह कम केन काय रामाय या बालकाय, कह कम केन काय कात रामात या बालकात, पंचमी विभक्ति। षष्ठी कह कम केन काय कात कस्य। तो कस्य मतलब बालकस्य, रामस्य, चाहे जिसके बना ले, मिथिलेशस्य, सुरेशस्य, महेशस्य। इस तरह से रूप याद करने होते हैं। एक स्ट्रक्चर के द्वारा आपको रूप याद करवाएंगे, बस वो स्ट्रक्चर आपको रटना होगा, चाहे जैसे रटना हो, चाहे जो मजबूरी हो, ये स्ट्रक्चर रटना जरूरी हो, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से ये क्या करें कि समान विभक्ति हो। समान विभक्ति का मतलब क्या है कि दोनों पदों में, आपको ये तो क्लियर है ना कि समास में 2 पद होते हैं, तो दोनों पदों में समान विभक्ति हो। जैसे प्राप्तोदकः लिखा है तो प्राप्तम उदकम, कह कम द्वितीय विभक्ति, कह प्रथमा विभक्ति, रामः सुरेशः महेशः बालकः, और कम सुरेशम रामम बालकम, ये कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। तो आप देखिए प्राप्तोदकः, तो इसमें प्राप्त एक पद है और उदक एक पद है, लेकिन उसका विग्रह देखिए आप, प्राप्तम उदकम। तो प्राप्तम उदकम में दोनों में समान विभक्ति है, इसीलिए ये समानाधिकरण का है। प्राप्तम उदकम यंसा यमसा, पीताम्रः पीतम अम्बरम। आप देखिए कहा कम पीतम अम्बरम, तो समान विभक्ति है ना, पीत और अंबर 2 पद है और दोनों में समान विभक्ति है। तो आपको लग रहा होगा कि अगर ये शब्द आ गया तो हम कैसे जानेंगे? मित्रों जहां भी वो समानाधिकरण या व्यधिकरण या तुल्य योग या व्यतिहार मतलब भेद पूछेंगे तो आपको वो विग्रह देंगे। विग्रह देकर पूछते हैं कि इसमें कौन सा भेद है। और यदि शब्द भी देते हैं तो फिर 4 ऑप्शन में आप नजर डालिएगा। तो ऑप्शन ऐसे होंगे जो कंफ्यूज वाले नहीं होंगे, क्योंकि समास में बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो 2-2 समास में जाते हैं। जैसे पीताम्बरा, तो पीत अंबर, पीला है अंबर, जिसका अर्थात विष्णु बहुब्रीहि में भी जाता है और विशेषण विशेष भी है, क्योंकि उस अंबर की विशेषता है कि वो पीला है, तो कर्मधारय में भी जाता है। दशानन दशमान यशसा, तो दशानन आपका बहुब्रीहि में भी जाता है और 10 संख्यावाची शब्द है तो वहां द्विगु में भी जाता है। लेकिन द्विगु में नहीं जाता, क्यों? क्योंकि वो समूह नहीं है, 10 सिरों का समूह नहीं, 10 सिर वाला अर्थात रावण, एक पहचान के लिए बताई गई। तो इस तरह से हमें जब सब समास आने लगेंगे तो हम अंतर बहुत अच्छे से स्पष्ट कर पाएंगे। अव्ययी भाव आपने पढ़ा, निश्चित तौर पे आपको आ गया होगा। अब आप बहुब्रीहि पढ़ रहे हैं तो बहुब्रीहि में समानाधिकरण समान विभक्तियां जहां हो तो आपको या शब्द मिलेगा या विच्छेद मिलेगा। तो जहां ये भेद पूछेंगे तो वहां विच्छेद तो लिखेंगे, तब तो हम समान विभक्ति समझ पाएंगे। और यदि नहीं भी मिलते हैं, शब्द मिलता है, तो फिर ऑप्शन में ऐसे कुछ ऑप्शन होंगे जहां आपको कोई समस्या नहीं होगी, आप पहचान पाएंगे, क्योंकि बाकी ऑप्शन दूसरे उदाहरण के होंगे तो पहचान पाएंगे आप। व्यधिकरण देखिए भिन्न विभक्ति होती है। तो धनुष पाणी, धनुष पाणी मतलब पाणी मीन्स हाथ होता है मित्रों, तो जिसके पाणी में धनुष है
धनु पाणौ यस्य शाह, जिसके पाणी मतलब हाथ में धनुष है। तो धनु में देखिए प्रथमा विभक्ति है और पाणौ औ, औ कहाँ होता है? द्वितीय विभक्ति में होता है। तो कहीं ना कहीं भिन्न विभक्तियां हैं। चंद्र शेखरे कहा कम केन काय कात कस्य के ए शेखरे सप्तमी विभक्ति, चंद्र प्रथमा विभक्ति, कुंभात कुंभ जन्मा। तो आप ये समझ रहे हैं ना, भिन्न विभक्ति। चंद्रहा में विभक्ति अलग है, शेखरे में विभक्ति अलग है। कुंभ चंद्रशेखर मतलब जिसके शिखर पर चंद्र हो। मित्रों इस शब्द में तो मैं एक बार कोचिंग में बहुत बुरा फंस गया था। हिंदी में पढ़ा रहा था चंद्रशेखर, तो मैंने इसका समास विग्रह कर दिया कि जिसके सिर पर चांद हो वो है चंद्रशेखर। तो मित्रों दो लड़के बैठे थे, तो एक के सिर में बाल नहीं थे, तो उसने उसके सिर में हाथ फेर दिया। हाथ फेर दिया तो मुझे हंसी आ गई उसको देखकर। तो स्टूडेंट्स ने आगे जो बैठे थे बोले सर आप क्यों हंसे, क्या कारण है? अब मैंने कहा कुछ नहीं। यार नहीं सर बताइए। अब वो ऐसी घटना थी कि ना तो मैं बता सकता कि जिसके सिर पर चांद हो वो चंद्रशेखर है, तो ये चांद नहीं। ध्यान रखिएगा, भगवान शंकर के लिए कहा गया है कि जिसके सिर पर चांद हो, चंद्रमा हो, उसके लिए। तो कई बार ऐसे शब्द आ जाते हैं। कुंभ जन्मा, कुंभात जन्मा, कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो, अर्थात जानकी जी सीता माता, उन्हें कुंभ जन्मा कहते हैं। कुंभात जन्म यस्य शाह, कुंभ में जन्म क्यों हुआ जानकी जी का? रावण ने टैक्स बांध दिया था ऋषियों के ऊपर, तो ऋषि के पास क्या था टैक्स देने को? कुछ भी नहीं। तो उन्होंने अपने ब्लड का कलेक्शन करके, ऋषियों ने अपने खून को इकट्ठा करके एक घड़े में बंद करके स्थापित करके कि लो ये घड़ा जहां भी रखा जाएगा 12 साल तक सूखा पड़ जाएगा, और ऐसा स्थापित करके रावण को भेंट कर दिया था। रावण बहुत विद्वान था, रावण समझ गया ये तो स्थापित है घड़ा। तो इनके विरोधी थे कौन? शीरध्वज राजा। राजा शीरध्वज जनक का नाम है। मित्रों जो उन्हें जनक कहते हैं वो तो उनका विशेषण है। जनक मीन्स पिता होता है, तो पिता का बहुत अच्छे से रोल निभाने के कारण उनको जनक कहा जाता है। रियल में उनका नाम है शीरध्वज। तो शीरध्वज राजा के राज में वो घड़ा गाड़ आए थे। कौन? रावण। इसीलिए जो सीता है वो रावण की पुत्री कहलाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस घड़े का जन्म या सीता का जन्म का कारण क्या है? रावण। तो रावण के कारण सीता का जन्म हुआ, इसीलिए रावण को पिता का दर्जा दिया जाता है सीता के। तो वो घड़ा जब वहाँ गाड़ा है तो जनकपुर में सूखा पड़ गया। फिर राजा ने हल चलाया, वो घड़ा निकला, घड़े में देखा तो वहाँ जानकी जी बन गई थी। तो जानकी तो वैसे पवित्र थी, वो ऋषियों का खून था, इसलिए वो जानकी को पवित्र माना जाता है। तो कुंभ जन्मा, इस कुंभ से जन्म हुआ जिसका, तो कुंभात जन्म यस्य साल। लेकिन यहाँ व्यधिकरण क्यों है? क्योंकि कुंभात में विभक्ति अलग है और जन्म में अलग है। इस तरह से भिन्न विभक्ति व्यधिकरण है और समान विभक्ति समानाधिकरण है। अब देखें आप तुल्य योग, तो तृतीयांत से सह का योग जहां हो। अब मित्रों यहां देखिए कि सानुजा में सा लगा है, सविनियम में सा लगा है, सा बांधवा में सा लगा है, और यहां देखिए सचक्रण अव्ययी भाव में यहां भी सा लगा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मित्रों कभी भी परीक्षा में ऐसा नहीं आएगा जहां आप कंफ्यूज हो। जैसे वो तुल्य योग पूछेगा कि तुल्य योग बहुव्रीहि है, तो फिर वो इनमें से देगा, ये नहीं देगा, क्योंकि वहां भी सचक्रेण में भी तो सा जुड़ा है, और जहां यहां अव्ययी भाव में सचक्रेण जुड़ता है तो चक्रेण युगपत आता है, और यहां सह का योग होता है। फिर भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में आप बिल्कुल अंतर स्पष्ट कर पाएंगे। अब ये तुल्य योग है क्या? तृतीयांत से सह का योग। यहां क्या आता है? युगपत, और यहां विच्छेद में क्या आता है? सह। तो विग्रह में, तो अगर विग्रह सामने है आपके तो आप बड़े आराम से पहचान सकते हैं। अनुजेन सह तृतीयांत, अनुजेन कहा कम केन, तृतीय विभक्ति की तुक है ना, रामेण, बालकेन, अनुज का अनुजेन, तो ये तृतीय विभक्ति का है और सह का योग है। तो तृतीय विभक्ति के साथ जब सह का योग होता है तो फिर वहां तुल्य योग बहुव्रीहि होता है, ध्यान रखिएगा। शविनियम विनियन सह, सबांधवा बांधवह सह, बांधव का बांधवह तृतीय विभक्ति का रूप, और सह का योग है तो तुल्य योग है। व्यतिहार ये तो अलग पहचान में आ जाता है, ये लड़ाई झगड़े का काम है। यहाँ केसेसु, केसेसु जब अपन छोटे थे ना तो बाल झुतरा पकड़ के हिला देते थे, उनने हमारे बाल पकड़े, हमने उनके, और खूब लड़ गए बाल पकड़ पकड़ के। तो जो बाल पकड़ पकड़ के लड़ना वो केसेसु केसेसु कहलाता है।
केशेषु गृहीत्वा युद्धम प्रवृत्ति, केशेषु गृहीत्वा मतलब बाल पकड़कर युद्ध की प्रवृत्ति को हम केशेषु केशेषु कहेंगे। तो जहां युद्ध का बोधक हो, लड़ाई का बोधक हो, दो शब्द रिपीट हो, वहां व्यतिहार होता है। जैसे मुष्टा मुष्टि, मुष्टा मुष्टि क्या है? मुक्का मुक्की, मुष्टि भी। तो इस तरह से मुष्टा मुष्टि या मुष्टि भी या केशेषु केशेषु ये शब्द आ जाएं तो ध्यान रखिएगा कि वो भी बहुव्रीहि के उदाहरण होंगे। तो ये व्यतिहार बहुव्रीहि के उदाहरण होंगे। यहां पर आप बहुव्रीहि के उदाहरण देख चुके हैं। अब आगे कर्मधारय में जाएंगे। ये समझ में आ गया होगा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान रखिएगा। दोनों आपके सामने हैं तो तुलनात्मक अध्ययन है दोनों का। अब कर्मधारय देखते हैं। ये मित्रों कर्मधारय के उदाहरण हैं। कर्मधारय के भेद एवं उदाहरण दोनों एक साथ हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं आप देखिए पहला भेद कर्मधारय का, उपमान कर्मधारय, रूपक कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय। मतलब कर्मधारय के तीन भेद होते हैं। तीनों भेद आपके सामने स्पष्ट हैं। नीचे देखिए कुत्सित, बुरा के अर्थ में यदि कोई शब्द आता है तो भी वो कर्मधारय में आएगा। कुछ किताबों में तत्पुरुष में लिखा है ये कुपुत्रा हो का पुरुषा, तो वैसे भी ध्यान रखिए आप कि तत्पुरुष का ही भेद है कर्मधारय। तो तत्पुरुष के अंतर्गत ही तो कर्मधारय को माना गया है। अगर कोई किताब लिख रही है ऐसा तो ध्यान रखिएगा, उसमें बिल्कुल आप चिंता ना करें। ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा, या तो वो कर्मधारय देगा या तत्पुरुष देगा, क्योंकि बात वही है। उपमान कब होगा? पहली बात तो उपमान उपमेय आप समझ लें कि क्या है। कल भी इसकी चर्चा की थी। उपमान जिसका मान ज़्यादा हो, उप शब्द हमने बताया ना कि निकटता के लिए होता है, तो जिसका मान बहुत पास में हो, मान के निकट हो, ज़्यादा मान हो उसका, वो उपमान कहलाता है। जैसे चंद्रमुखी के लिए बताया था, चंद्रमा का मान ज़्यादा है तब तो हम मुख की तुलना चंद्रमा से करते हैं। वो सर उनके जैसे पढ़ाते हैं तो उनके जैसे मतलब वो श्रेष्ठ होंगे जिनसे हम तुलना कर रहे हैं, तब तो उनसे तुलना करते हैं। जिससे तुलना की जाती है वो श्रेष्ठ होता है और वही उपमान होता है, और जिसकी की जाती है वो उपमेय होता है। उपमेय, पेय, पेय पदार्थ क्या है? पीने योग्य। गेय क्या है? गाने योग्य। ऐसे उपमेय क्या है? उपमा के योग्य। तो जो उपमा के योग्य है वो उपमेय है, और जिससे की जाए तुलना वो उपमान है। रूपक क्या है? जब उपमेय को उपमान कह दिया जाए, तुलना ना की जाए। ध्यान रखिए मित्रों, तुलना ना की जाए। वहां पर तुलना करने में तो उपमा हो जाती है। अलंकार भी आपने पढ़े होंगे, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार हिंदी में। तो उपमा अलंकार में सीधे सीधे तुलना होती है। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर के पत्ते के समान सरिसमन डोलता है, तो पीपर के पत्ते के समान, तो वहां सीधी तुलना है। लेकिन रूपक अलंकार क्या है? उसमें रूप प्रदान कर दिया जाता है, उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। कैसे दे दिया जाता? जैसे आप किसी को कहते हैं आप तो शेर जैसे हो, शाबाश तुम तो शेर जैसे हो, मतलब तुलना किया आपने उसकी शेर से। लेकिन अगर आप कहते हैं शाबाश शेर, शाबाश शेर, तो अब आपने तुलना नहीं की, उसी को शेर कह दिया, मतलब उपमेय का आक्षेप उपमान में कर दिया। वो रूपक अलंकार है। हालांकि यहाँ हमने बहुत सरल तरीके से आपको समझाया है। अगर इतने पर आपको समास समझ में नहीं आए तो मित्रों फूलें फरे न बेंत, यद्यपि सुधा बरसई जलद। आगे की पंक्ति नहीं कहेंगे, ये डायलॉग एक बार हम पहले भी कह चुके हैं, ठीक है। अगर इतने पर समझ में नहीं आया, चाहे अमृत की वर्षा हो जाए, तो बेंत कभी नहीं फले फूलेंगे। उपमान में इव का प्रयोग होता है, और उसका जो शब्द होता है वो प्रथमा विभक्ति में होता है हमेशा। घनश्यामः, केवल बिंदी लगी है, रामः, बालकः, श्यामः, मिथिलेशः, सुरेशः, रमेशः, प्रथमा विभक्ति है ये। तो घनश्यामः, देखिए आप प्रथमा विभक्ति में शब्द रहता है, और जब इसका विच्छेद किया जाता है तो बीच में इव प्राप्त होता है। घन इव श्यामः लिखा हो, आप समझ जाइएगा कि उपमान कर्मधारय है ये। पुरुष व्याघ्रः, अगर शब्द पहचानना है तो प्रथमा विभक्ति देख लीजिए, बिंदी रखी होंगी तो उपमान समझ जाएंगे।
अगर विच्छेद दिया है उससे समझना है तो इव से समझ जाएंगे आप। पुरुषः व्याघ्रः इव, यहां भी इव लगा है तो आप समझ जाएंगे। अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि यहाँ घन इव श्यामा और यहाँ पुरुषः व्याघ्रः इव, यहाँ पर इव बीच में लगा है, यहाँ इव साइड में लगा है। अब ऐसा क्यों है? तो मित्रों, संस्कृत में एक तो स्ट्रक्चर नहीं होता, पहली बात। जैसे मम नाम मिथिलेशः और मिथिलेशः नाम मम, या नाम मम मिथिलेशः, मिथिलेशः मम नाम, या मम नाम मिथिलेशः, चाहे जैसा कह दें, क्योंकि शब्द के साथ ही विभक्ति लगी होती है तो उसका अर्थ वैसे ही ग्रहण किया जाता है। संस्कृत में कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। इव चाहे पहले लगा दें या बाद में लगा दें, लेकिन पुरुषः व्याघ्रः इव, तो व्याघ्र के साथ इव लगा है तो बाघ के समान पुरुष। अब पुरुष के समान बाघ तो यहां कहा नहीं जा रहा है, तो इव जो लगेगा वो व्याघ्र के साथ है। तो अगर आपको दूसरे तरीके से भी लिखना है तो व्याघ्रः इव पुरुषः लिख सकते हैं, लेकिन जो पहले शब्द है वो पहले लिया जाता है। तो यहां घन पहले लिया है, इसलिए घन के साथ लगना था इव, तो घन को पहले लेके इव बीच में लग गया। अब यहां चूंकि व्याघ्र के साथ इव लगाना था तो व्याघ्र यहां बाद में है, इसलिए व्याघ्र को बाद में लिखा गया है और इव इसके साथ जोड़ा गया है। शायद कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब आ जाइए रूपक में। तो रूपक में ये इसके जो शब्द हैं वो प्रायः द्वितीय विभक्ति में प्राप्त होते हैं। प्रायः मित्रों, अधिकतर 90%, 10% तो छोड़ ही देना है, क्योंकि भाषा है, भाषा कभी नियमों पर नहीं चलती। विज्ञान नहीं है, विज्ञान कभी नियमों से नहीं हटती और भाषा कभी नियमों पर नहीं चलती। तो 100% लेके नहीं चलेंगे कभी भी, हमेशा भाषा में 10% छोड़ के चलिएगा। तो प्रायः अधिकतर इसके जो शब्द मिलेंगे वो द्वितीय विभक्ति में। देखो, कह कम, रामम, सुरेशम, रमेशम, तो विद्याधनम, मुख कमलम, ऐसे शब्द मिलेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि रूपक कर्मधारय है ये। यदि विग्रह में दे दे, समास विग्रह में, तो समास विग्रह में विद्या एव धनम लिखा ना, यहां एव का प्रयोग और द्वितीय विभक्ति में शब्द, तो एव, जहां एव आ जाए वहां रूपक। मुख कमलम, तो मुख एव कमलम, एव माने समान होता है, एव मतलब ही होता है। मुख ही कमल है, मुख के समान कमल नहीं है। अभी आपको बताया ना कि शाबाश तुम शेर, शाबाश शेर, शाबाश शेर, मतलब वो लड़का ही शेर है। एव माने ही, और एव मीन समान, तुम शेर के समान हो, शाबाश तुम शेर के समान हो, तो वहां तुलना की गई। इव, इव का मतलब समान और एव का मतलब ही। तो हमेशा जहां एव लगा हो वो रूपक अलंकार है कि विद्या ही धन है, मुख ही कमल है, लेकिन यहां समान के रूप में अर्थ आ रहा ऊपर उपमान में, और रूपक में ही के रूप में अर्थ निकलेगा। तो ये समझ गए होंगे आप। अगला देखिए, उभय पद विशेषण। उभय मीन्स होता है दोनों, उभय भाग आधे कर लीना, चौपाई मिलती है ये। उभय भाग, उन दोनों भागों के फिर आधे आधे कर दिए। उभय भाग, उभय मीन्स दोनों, दोनों पद कैसे हों? विशेषण हो। यहां विशेषण विशेष होते हैं, यहां भी विशेषण विशेष और यहां भी विशेषण विशेष, लेकिन उभय पद विशेषण में दोनों पद विशेषण होते हैं मित्रों। देखिए आप शब्द श्वेत कृष्ण, यहां ये कोई शर्त नहीं है कि प्रथम विभक्ति में होगा कि द्वितीय विभक्ति में होगा, ये तो शब्द आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा क्योंकि दोनों विशेषण होंगे। श्वेत कृष्ण, श्वेत माने सफेद और कृष्ण माने काला, तो काला सफेद ये तो दोनों विशेषण शब्द हैं। हिंदी में हम आपको पढ़ाएंगे विशेषण, विशेषण के भेद, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण में क्या आता है? रूप, रंग, आकार, दशा, दिशा, स्थानीय परिस्थिति, स्वाद, गंध, ये सारी चीजें विशेषण में आती हैं। तो रूप, रंग, आकार, ये क्या है? रंग है, तो निश्चित है कि विशेषण है। तो उभय पद विशेषण। तो श्वेतः च कृष्णः, क्या लिखा है ऊपर? चा का प्रयोग होता है यहाँ विच्छेद के लिए, क्योंकि दोनों विशेषण है। तो सफेद और काला, श्वेतः च कृष्णः। यहाँ शीतोष्णम, शीत और उष्ण, शीत मतलब ठंडा और उष्ण मतलब गर्म, तो दोनों विशेषण हैं। शीतम च उष्णम, चा मीन्स और होता है, तो शीत और गर्म, ठंडा और गर्म, इस तरह से उभय पद विशेषण होंगे। मित्रों यहाँ पर कुत्सित
या बुरा के अर्थ में, अगर कुत्सित माने बुरा ही होता है, तो बुरा के अर्थ में यदि कोई शब्द है जैसे कुपुत्र, तो कुत्सित पुत्र इसका विच्छेद होगा। का पुरुषः, यहां लिख देते हैं मित्रों, एक विच्छेद लिख देते हैं, जैसे कुपुत्र लिखा है तो इसका विच्छेद होगा कुत्सित पुत्र। कुत्सित पुत्र। एक उदाहरण इसका का पुरुषः, ध्यान रखिएगा, का पुरुषः, इसका विच्छेद क्या होगा? कुत्सित पुरुषः। कुत्सित पुरुषः। कुपुत्र, कुत्सित पुत्र। तो ये अपना कर्मधारय कंप्लीट। आपको कर्मधारय समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा, इसके कोई भेद नहीं लिखे हैं। बहुब्रीहि के 4, कर्मधारय के 3। अब अगला पढ़ते हैं। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में हम इसके आगे के और भेद आपको बताएंगे और उदाहरण बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। सक्सेसफुल जो सभी एग्जाम को टारगेट करते हुए ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है, चाहे आने वाले जितने भी एग्जाम हो, वर्ग 3 महिला सुपरवाइजर, एमपी पुलिस, फॉरेस्ट, पटवारी, सीपीसीटी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उन सभी को ध्यान में रखकर ये मिशन चलाया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर स्टडी कराई जा रही है, प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स के अलग अलग ग्रुप बनाकर आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है। ग्रुप में आपको टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली एंड वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब कुछ दिया जाएगा। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं, लगभग 22 और आपको ऐड किया जाएगा। तो आप लोग बिना किसी देरी के मैसेज कीजिए और 9981167757 पर आपको ऑडियो मैसेज करना है। व्हाट्सएप से अपना नाम बता देना है, मैं आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। महिलाओं के अलग ग्रुप हैं, पुरुषों के अलग ग्रुप हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ स्ट्रेटेजी, रूटीन, सिलेबस, कंप्लीट प्लान आपकी स्टडी के लिए, ताकि आप लोग बेस्ट रैंक हासिल कर सको यहाँ पर, ठीक है। आपकी तैयारी के साथ ही आपको पता लग जाता है कि आप अब अच्छी मेरिट हासिल करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टेबल दिया जाता है। हर एग्जाम का अलग टाइम टेबल होता है जो 7 दिन में बदलता रहता है। जुड़ने से आपको फायदा क्या मिलेगा? टाइम टेबल, स्ट्रेटेजी, रूटीन, स्टडी मटेरियल, डेली वीकली टेस्ट, गाइडेंस, मोटिवेशन सब आपको मिलता रहेगा। जुड़ने के लिए आपको 99811677 और 757 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आपको ऑडियो से नाम बता देना है अपना और किस एग्जाम के लिए आपको जुड़ना है वो भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको जोड़ लूंगा। सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, सभी एग्जाम की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज मिलती है, नोट्स मिलते हैं तो आप ले सकते हैं। ये सारा कुछ आप देख सकते हैं। कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट वर्ग 3 की प्रिपरेशन लगातार कर रहे हैं, जिनने नोट्स मंगाए हैं। 5000 से ज़्यादा स्टूडेंट मेल और फीमेल ग्रुप में जुड़े हैं। खासकर एमपीटीईटी के लिए टाइम टेबल दिया गया है उन्हें, और एमपीटीईटी के लिए जो स्पेशल नोट्स बनाए गए हैं, पीईबी जो सिलेबस है उसके हिसाब से उसको लेकर पढ़ना आप जरूर शुरू करें, क्योंकि उससे पीईबी सिलेबस पूरा कंप्लीट कवर किया गया है। मार्केट में ऐसी कोई बुक नहीं है जो सिलेबस को कवर करे और इतना बेहतरीन स्टडी मटेरियल आपको दिया जाए, जिसमें शानदार पेडागोजी भी दी गई है जो 15 नंबर की आने वाली है, और बाकी आपका जो 15 नंबर का अलग पार्ट है वो भी इसमें अच्छे से कवर आपका हो जाएगा। नोट्स लेने के लिए आप इंदौर में आ सकते हैं, हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं, छतरपुर में भी ले सकते हैं। हैंड टू हैंड आपको कम कीमत में वो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी आप अपने घर पे भी मंगा सकते हैं स्पीड पोस्ट से। उसके लिए भी मुझे 9981167757 पर मैसेज कर दें। छतरपुर का जो ऑफिस है वो छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के सामने है। इस तरह के जो नोट्स बनाए गए हैं सारा कुछ स्पेशल फैकल्टी के द्वारा, कोशिश यही की जाएगी कि आपके 125 प्लस अंक आए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। 125 प्लस अंक अगर आपके आ गए तो सिलेक्शन आपका वर्ग 3 में होने से कोई रोक नहीं सकता।
ठीक है फ्रेंड, अब इसके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जिसकी प्रिपरेशन उन्हें लगता है कि हो गई है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। 30 ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएंगे, 20 आपको PDF मिल जाएंगी। ये ऑफिस है हमारे छतरपुर का। यहाँ पर ये आपका चैनल है। प्यार देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं जितने भी नए मेंबर हैं, और पुराने मेंबर को परिवार का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया फ्रेंड्स। अपनी सेहत का ख्याल रखें, कोरोना से बच कर रहें। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।